स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। ये जो नक्शा आप भारत का नक्शा देख रहे हैं, आज इसी बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। ये भारत का सिस्मिक जोन्स है और भारत को IS 1893 जो कि इंडियन स्टैंडर्ड्स है, इसके हिसाब से हिंदुस्तान को 5 सिस्मिक जोन में डिवाइड किया गया है। सॉरी, 4 सिस्मिक जोन में डिवाइड किया गया है, जोन 2 से जोन 5 तक। और इसमें जो आप लाल रंग का निशान देख रहे हैं, लाल कलर, वो आपका जोन 5 है। और जो हरा कलर आप देख रहे हैं वो जोन 4 है। और जोन 3 और 2 भी आप देख पा रहे हैं। तो आप देख लीजिए आप हिंदुस्तान के किस क्षेत्र में रह रहे हैं और उसके हिसाब से जो है आपको अपना घर का डिजाइन कराना चाहिए। और अगर आप रेड जोन में रह रहे हैं तो निश्चित रूप से आप सावधान हो जाइए। अगर आप ग्रीन जोन में रह रहे हैं तब भी आप थोड़ा सा सावधान हो जाइए, क्योंकि वो भी जोन 4 है जो कि अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, अर्थक्वेक आते रहते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, रेड जोन जो है वो भुज है गुजरात का, और नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र है पूरा, कुछ उत्तराखंड का पार्ट है, कुछ जम्मू कश्मीर का पार्ट है। तो ये रेड जोन में आ रहे हैं, जिसमें जो है जोन फैक्टर को हम कंसीडर में करते हैं। और बाकी जो है वो ग्रीन जोन में आपका उत्तर प्रदेश का कुछ भाग है, उत्तराखंड है, दिल्ली है, नॉर्थ है, लद्दाख है, JNK है, बिहार का भी कुछ पार्ट है, दरभंगा जो है रेड जोन में आता है। और जोन 3 में आपका मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का कुछ पार्ट, और ये सब जोन में आते हैं। तो आज इन्हीं विषयों पर हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से जो है हम एक अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग का निर्माण कर सकते हैं अपने घर में, और क्या छोटी छोटी मेजर्स हम लें जिससे कि हमारा बिल्डिंग जो है अर्थक्वेक रेजिस्टेंट हो जाए। जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स होते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनमें तो अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज होती है। लेकिन पहले आप समझिए कि अर्थक्वेक क्या है। अर्थक्वेक बेसिकली जो है मूवमेंट ऑफ सरफेस ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, यही इसका डिफिनेशन है। उसके कारण जो है ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। तो अर्थक्वेक होने से क्या हो सकता है, ये देखिए। पहला जो अर्थक्वेक का इफेक्ट होगा वो लिक्विफिकेशन ऑफ सॉयल। ये जो सिविल इंजीनियर्स हैं वो थोड़ा सा ध्यान देंगे, आपको इंटरव्यू में भी ये सवाल आ सकता है या कहीं भी। आप आपका अर्थक्वेक का क्या क्या इफेक्ट हो सकता है। तो लिक्विफिकेशन ऑफ सॉयल, लिक्विफिकेशन ऑफ सॉयल मतलब ऐसा नहीं कि सॉयल जो है लिक्विड बन जाएगा या पानी बन जाएगा, बट उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज थोड़ी चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। दूसरा आपका आ सकता है सुनामी, ठीक है। तीसरा आपका आ सकता है एवलांच, जो पहाड़ों में आता है, ठीक है दोस्तों। चौथा आ सकता है आपका लैंडस्लाइड। तो ये सारी चीजें जो है अर्थक्वेक के इफेक्ट्स हैं। तो सुनामी, एवलांच, लैंडस्लाइड, इसको तो आप रोक नहीं सकते हैं, बट लिक्विफिकेशन ऑफ सॉइल के कारण जो हमारा स्ट्रक्चर में जो हम रजिस्ट करेंगे वो हम कुछ मेजर्स ले सकते हैं जिससे कि जो है हमारा स्ट्रक्चर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट हो जाए। तो इन्हीं बातों में हम चर्चा करेंगे। हम ऐसे तो कई सारी टेक्नोलॉजी है अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग के लिए। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ ब्रीफ में। हम जो कमर्शियल स्ट्रक्चर में यूज करते हैं या बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में यूज करते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जो आजकल पॉपुलर टेक्नोलॉजी वो है बेस आइसोलेशन। इसके बारे में हम किसी और वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि बेस आइसोलेशन में क्या करते हैं। उसमें सैंडविच लेयर्स होता है, स्टील और रबर, उसका एक सैंडविच लेयर होता है। तो वो बेस आइसोलेट रहता है, उस शॉक जो है एब्जॉर्ब करता है रबर की तरह। दूसरा होता है डैम्पर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। डैम्पर्स भी एक तरह का शॉक एब्जॉर्बर्स है, ठीक है ना। तो इन दोनों मेथड के बारे में हम किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही टेक्नोलॉजी है और इसमें जो है हाईटेक बिल्डिंग्स में या कमर्शियल बिल्डिंग्स में इसका जो है हम यूज करते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि हम ऐसा क्या छोटा छोटा मेजर्स लें जिससे कि हमारा जो खुद का घर है, जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, जो हम अपने लिए बनाते हैं, वो जो है सेफ हो। तो आप देख लीजिए, जो मैंने ये नक्शा दिखाया है, इस नक्शे में आप जो है किस जोन में है। अगर आप रेड या ग्रीन जोन में है तो आप इमीडिएटली जो मेजर्स मैं अभी बता रहा हूं उसको आप फॉलो कीजिए। तो पहला क्या है उसमें,
पहला ये है कि हम आरसीसी स्ट्रक्चर यूज करेंगे, ठीक है ना। ब्रिक वॉल हम लोड बियरिंग के लिए नहीं यूज करेंगे। पहला बात आप समझ लीजिए कि अगर आप रेड जोन में या ग्रीन जोन में, मतलब जोन 4 या जोन 5 में है, ठीक है ना, तो आप सिर्फ आरसीसी स्ट्रक्चर का यूज कीजिए। ब्रिक का यूज लोड बियरिंग वॉल में नहीं करना है। अगर आप करते भी हैं, मान लीजिए मजबूरी है आपको कि ब्रिक का ही बनाना है, तो एटलीस्ट आप इसमें ग्रेड स्लैब यूज कीजिए। ग्रेड स्लैब मतलब जो प्लिंथ लेवल पे एक स्लैब दीजिए विथ मिनिमम रेनफोर्समेंट, ठीक है ना, आरसीसी वो होगा। और एटलीस्ट आप ये ग्रेड स्लैब दीजिए। ग्रेड स्लैब क्या करेगा, आपका जो ब्रिक का पूरा स्ट्रक्चर का लोड है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, तो आपका बिल्डिंग थोड़ा सा स्टेबल रहेगा अर्थक्वेक से। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि आप आरसीसी का स्ट्रक्चर यूज कीजिए। पहला जो है काम ये करना है कि हमें पहला आरसीसी स्ट्रक्चर यूज करना है, ठीक है दोस्तों। दूसरा आपको करना है शियर वॉल, ठीक है ना। शियर वॉल अगर आप 3 स्टोरी का बिल्डिंग बना रहे हैं, अगर उसमें लिफ्ट लगा है, तब तो ये आपको, और लिफ्ट का जो वॉल है उसी को हम शियर वॉल के रूप में यूज करते हैं। अगर नहीं तो आप शियर वॉल दे सकते हैं। अगर 3 स्टोरी से ज्यादा का बिल्डिंग है या 3 स्टोरी है, उसमें भी आप अपने डिजाइनर को बोलिए कि शियर वॉल देना है। शियर वॉल क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा उसकी जानकारी दे दूं। ये मान लीजिए आपका बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है, ये आपका फ्रेम है, इस तरह का आपका ये बीम है, यहाँ पे कॉलम्स है ये सारे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह का आरसीसी वॉल दिया जाता है, ठीक है ना। ये अगर ये लिफ्ट का एरिया है तो यहाँ पे ये हो गया, ठीक है ना। ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो ये शियर वॉल क्या करता है, एक्स डायरेक्शन में इधर का मूवमेंट और इधर का मूवमेंट, ये दोनों मूवमेंट को रजिस्ट करेगा। ये वॉल जो है ये इसको इधर मूवमेंट नहीं करने देगा और ये वॉल इसको इधर इधर मूवमेंट नहीं करने देगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपका स्ट्रक्चर स्टेबल हो जाएगा। तो इसमें यह ध्यान रखना है कि इधर ये जो शियर वॉल है एक्स डायरेक्शन में, उतना ही एरिया ये भी हो। अगर ये एरिया कम हो रहा है तो यहाँ पे एक वॉल दे देता है, या यहाँ बाहर की तरफ वॉल दे देगा, या इधर दे देगा, ठीक है ना। तो ये डिजाइनर से थोड़ा बात करके, अगर आप 5 या 4 के जोन में हैं और 3 स्टोरी या उससे ज्यादा का बिल्डिंग बना रहे हैं, तो थोड़ा सा किसी सिविल इंजीनियर से या डिजाइनर से बात करके, अगर आप शियर वॉल के लिए स्पेस है तो आपको दे देना चाहिए, ठीक है दोस्तों। लेकिन आपका अगर बजट कम है तो मैं और तरीका आपको बता रहा हूं। ये तीसरा तरीका है आपका, इसका फाउंडेशन में, ठीक है ना, फाउंडेशन में आप पेडेस्टल डालिए। ये क्या होता है मैं अभी बता रहा हूं आपको, ठीक है। पेडेस्टल क्या होता है, जैसे आप ये आपने फाउंडेशन डिजाइन किया यहाँ, ठीक है ना, आपने ये फुटिंग डिजाइन कर दिया है, ठीक है। पहली बात तो, पहला काम तो ये कीजिए कि अगर आप जोन 4 या 5 में है तो ये डेप्थ आपको 4 मीटर से कम नहीं रखना है 1-2 तल्ला बिल्डिंग के लिए। और अगर 3 तल्ला बिल्डिंग है तो इसको 5 फीट रखना है, ठीक है ना, 5 फीट रखना है दोनों तरफ से। और ये जो है आपका, क्योंकि जब अर्थक्वेक आएगा तो ये पंचिंग शियर आएगा, यहां से लोड आएगा, तो आप यहाँ पे एक इस तरह कई 400 mm यहां से यहां तक ये एक पेडेस्टल दे दीजिए और इसमें मिनिमम रेनफोर्समेंट डाल दीजिए। ये क्या होगा, जब ये लोड यहां से आएगा अर्थक्वेक लोड, तो इसको पंच करने की कोशिश करेगा यहाँ पे,
तो ये जो यहाँ पे आप सरिया और कंक्रीट देंगे, ये जो है ये आपको पंचिंग शियर को रजिस्ट करेगा, इसको बोलते हैं पंचिंग शियर। ठीक है, तो पंचिंग शियर से आपका फाउंडेशन बच जाएगा। या दूसरा तरीका है कि आप इसको यहां से ट्रेपेजोइडल बना दीजिए, ऐसे, बस इसको ट्रेपेजोइडल बना दीजिए और यहाँ पे डायमंड रिंग डाल दीजिए। डायमंड रिंग क्या होता है, आपका ये जैसे सेक्शन है, मान लीजिए कॉलम का, यहाँ एक दिया, यहाँ एक दिया, यहाँ इस तरह का, तो आपका जो ये टाई है, एक तो ऐसे जाएगा, ठीक है ना, दूसरा टाई आपका ऐसे जाएगा, इसको बोलते हैं डायमंड रिंग। तो ये डाल दीजिए। तीसरा, इसमें एक गलती हम जनरली करते हैं, जैसे आप अगर रिंग बनाते हैं इस तरह का, मान लीजिए ये आपने टाई बनाया है, एक सरिया है, एक यहाँ सरिया, ये हम क्या करते हैं, ये यहाँ से गया, इसको ऐसे मोड़ दिया और इधर से जो आया उसको यहाँ पे मोड़ के खत्म कर दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको इसको यहाँ तक मोड़ना है, इस तरह से। ये एंगल 135 डिग्री होना चाहिए एज पर IS 456। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि अर्थक्वेक के केस में क्या होता है, सारा लोड यहाँ पर आएगा और अगर आपने इसको पूरा बेंड नहीं किया हुआ है इस टाई को, तो ये यहीं से खुल जाएगा। तो ये बहुत ही छोटा सा चीज है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप इसको 135 डिग्री पर मोड़िए, ठीक है ना, और इसको पूरा टाई कीजिए। ये IS 456 का स्पेसिफिकेशन भी है, तो ये आपको फाउंडेशन में ये ध्यान रखना है। चौथा चीज आपको बहुत जरूरी है ये करना है कि लिंटेल बीम, हम लोग अक्सर क्या गलती करते हैं कि बीम के खिड़की के ऊपर हम बीम दे देते हैं, बाकी छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो आपको जो लिंटेल बीम है वो थ्रू आउट विंडो लेवल पे वो प्रोवाइड करना है। कितना प्रोवाइड करना है, तो आपका वाल अगर मान लीजिए 250 का है, जनरली 250 या 230 mm का वाल होता है, ठीक है ना, सिंगल ब्रिक वाल, तो आपको ये 200 mm डेप्थ का, इसमें ज्यादा खर्चा आपका नहीं आएगा, सिर्फ कंक्रीट का खर्चा आएगा और एक 8 mm का सरिया या 10 mm, जो भी है, 10 mm भी देना चाहे तो 10 mm दीजिए, नहीं तो 8 mm का ये सरिया डाल दीजिए, 8 mm। एड 4 नंबर्स, ठीक है ना, ये दे दीजिए। इससे क्या होगा, ये जब आप दीजिएगा तो ये आपको आपका जो लोड है ऊपर से उसको पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ब्रिक पे आपका लोड कम आएगा, और ये जो है कॉलम के साथ टाई होना चाहिए, ठीक है। उसके ऊपर जो है आप चौथा चीज, पांचवा चीज आप कीजिएगा, जो कि ये कि आपका जो बिल्डिंग है दैट शुड बी रेक्टेंगुलर और स्क्वायर। ये आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा तो ये आपका काम हो जाएगा। इसमें क्या है, इसका जो कंसेप्ट ये है कि बिल्डिंग मान लीजिए, ठीक है ना, बिल्डिंग मान लीजिए L शेप में है या H शेप में है, ठीक है ना, तो वो क्या होता है कि उसमें इसेंट्रिक लोडिंग आती है, इसको बोलते हैं इसेंट्रिक लोडिंग। अगर रेक्टेंगुलर है इस तरह का, ठीक है ना, तो ये क्या करेगा, ये X और Y दोनों डायरेक्शन में मूवमेंट को इक्वली जो है रेजिस्ट करेगा। एल शेप का बिल्डिंग ऐसा नहीं कर सकता है, एक डायरेक्शन को तो रेजिस्ट कर जाएगा, लेकिन अगर अर्थक्वेक दूसरे डायरेक्शन में आ गया तो वो उसके लिए डैमेज हो सकता है। तो ये 3-4 चीजें हैं, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है अगर आप रेड और ग्रीन जोन में है। और बाकी अर्थक्वेक पे हम एक आध वीडियो और बनाएंगे, क्योंकि ये हमें पूरा IS 1893 डिस्कस करना है। इसमें जोन फैक्टर्स होते हैं, जोन फैक्टर्स, ठीक है ना, तो जोन फैक्टर्स भी हम डिस्कस करेंगे किसी दिन कि जोन फैक्टर्स क्या है, कितना लेते हैं, और ये 4 जोन में क्यों हिंदुस्तान को बांटा गया है। पाकिस्तान का भी कुछ पार्ट 5 जोन में आता है, कुछ लोग पाकिस्तान से भी ये वीडियो देखते हैं, तो पाकिस्तान में भी जो हमारे भाई हैं उनको भी थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि वो भी
पूरा का पूरा पाकिस्तान जोन 4 और 5 में ही आता है। तो इसीलिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।